मॉडर्न। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच आप सभी को समझ में आ गई कि जो वो एथिक्स मोरालिटी पे बेस्ड होती, वैल्यूज बेस्ड होती है, उसमें एम्पिरिकल रिसर्च नहीं होता। एम्पिरिकल रिसर्च जानते हैं किसको कहते हैं? जिसमें साइंस शामिल हो जाती है। अगर किसी में साइंस शामिल हो जाती है उसको एम्पिरिकल, जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आजकल ज्यादातर रिसर्च जो होते हैं उसपे एम्पिरिकल स्टेट होते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी भी होते हैं। जैसे मैंने रिसर्च किया था रिफ्यूजीज पे, अफगान श्रीलंकन रिफ्यूजीज पे। तो दिल्ली में जो हिंदू सिख मुसलमान जो यहाँ अफगानिस्तान से वार की वजह से भाग के आए थे, उन पे मैंने रिसर्च किया है। ठीक है। तो जब मैं फील्ड में गया तो उनसे मैं इंटरव्यू लेता था कि आपको क्या प्रॉब्लम, क्यों छोड़ के आए, दिल्ली में क्या प्रॉब्लम, इंडिया में क्या प्रॉब्लम, आप यहाँ रहना चाहते हो कि नहीं, तरह तरह की चीजें जो है ये सब क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसका मैंने एनालिसिस किया, डेटा एनालिसिस किया। यानी मैंने किसकी हेल्प ली? साइंस की हेल्प ली। यानी मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल मैंने किया और कंप्यूटर से उसका डेटा को एनालिसिस। तो ये हो गया साइंटिफिक एम्पिरिकल रिसर्च। अब उसमें किसने कितने लोगों ने क्या कहा एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है। उसमें डेटा मैंने मान लीजिए 300 लोगों से बात की, तो उसमें जो है दो तरह का रिसर्च होता है। एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है कि जैसे आप किसी के पास गए, किसी भी प्रॉब्लम से आप काम कर रहे हैं, तो आप गए उससे इंटरव्यू पूछा कि आपने, जैसे मैं गया मैंने पूछा कि अफगानिस्तान आपने क्यों छोड़ा, तो डिटेल में बताने लगे कि लड़ाइयाँ होने लगी, सब इधर उधर पूरा अफरा तफरी मच गई, तो हमें छोड़ना पड़ा अफगानिस्तान। ठीक है। ये क्वालिटिव डिटेल में बता रहा है। क्वांटिटिव रिसर्च वो होता है जैसे कि यस नो वाला, आपने देखा होगा क्वेश्चन आए लेके लोग घूमते हैं, कभी कभी पूछते हैं कि आपका बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं। उसमें दो ऑप्शन होता, यस या नो। है, आप मोबाइल यूज करते हैं कि नहीं, मोबाइल आपके घर पे है कि नहीं, उसमें ऑप्शन होता है यस और नो। इसके क्वांटिटिव रिसर्च करते हैं। मान लिया आपने 500 लोगों का जो है डेटा कलेक्ट किया। डेटा कहते हैं जितने लोगों से आपने बात की। अगर 500 लोगों से बात की तो ये कहा जाएगा कि 500 डेटा आपने कलेक्ट किया है। तो 500 में ये देखा जाएगा कितने लोगों के पास मोबाइल था, कितने के पास नहीं था, कितने ने कुछ भी नहीं कहा। तो अलग अलग निकालो, वो साइंस की मदद से, उसी को साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं, सिक एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। उसमें एग्जैक्ट आएगा कितने लोगों ने क्या कहा, कितने लोगों ने यस कहा, कितने लोगों ने नो कहा, कितने लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हाँ, और आजकल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस से आप पढ़ रहे हो तो आपको इकोनॉमिक्स का भी सहारा ले, मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, तो उसको इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहते हैं। ठीक है। ये सब आप लोग जान लें। क्योंकि मैं आज मॉडर्न अप्रोचेज आपको पढ़ाऊंगा, तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। अ, इसमें इंग्लिश में लिख लीजिए, फिर मैं आपको हिंदुस्तानी जबान में समझा दूंगा, यानी उर्दू हिंदी में। ठीक है, लिखिए। लिखिए। एक मिनट, कोई बच्चा उसको मैं ले लूँ पहले। हाँ, लिखिए। इसमें तैयार है लिखने के लिए? थोड़ा लिख लीजिए फिर उसको मैं यस सर। समझा दे। हाँ, लिखिए। जी सर। मॉडर्न अप्रोचेस टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। मॉडर्न अप्रोचेस टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सर स्पेलिंग लिख देंगे आप चैट बॉक्स में? अरे बेटा, स्पेलिंग तो बाद में भी आप लिख सकते हैं, अब तो नेट का जमाना है बेटा। अब ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये सब इजी है। आप कुछ भी लिख लें, उसके बाद आप सही कर लीजिएगा वहां निशान करके। ठीक है। मॉडर्न अप्रोचेस टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव की स्पेलिंग है COMPARATIVE। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मूव्ड बियॉन्ड, मूव, MOVE, मूव बियॉन्ड जस्ट फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। मूव्ड बियॉन्ड जस्ट फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? कल मैंने बताया था आप लोगों को। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस किसे कहते हैं? इंस्टीट्यूशंस किसे कहते हैं? कल बताया था ना आप लोगों को। विच, established or सर organization for a लाइक हमारी purpose. यूनिवर्सिटी, जी जी बताइए क्या कह रही हैं? लाइक यूनिवर्सिटी या कोई भी इदारा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू में इदारा कहते हैं उसको, इंस्टीट्यूशंस को। हिंदी में संस्थान कहते हैं, इंग्लिश में इंस्टीट्यूशन कहते हैं।
यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन जो किसी खास मकसद से बनाया जाता है, किसी खास मकसद के लिए बना, इट इज ए कॉल्ड इंस्टीट्यूशन. If any institution is formed on the basis of for a particular purpose, if any organization is formed for a particular purpose, so it is called institution. जैसे एजुकेशन से जामिया बनाया गया, क्यों बनाया गया? डीयू क्यों बनाया गया है? जेएनयू क्यों बनाया गया? एजुकेशन के लिए बनाया गया. पुलिस के डिफरेंट डिपार्टमेंट वो भी है. पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर क्यों होता है? लेजिस्लेचर कानून बनाने के लिए होता है. जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ कानून बनता है, उसको लेजिस्लेचर कहते हैं, विधायिका हिंदी में. ठीक है, कानून साज उर्दू में कहते हैं. वो क्यों बनाया गया है? एक खास मकसद, यानी कानून बनाने के लिए बनाया गया है. ठीक है, तो वो भी लेजिस्लेचर है, सॉरी वो भी इंस्टीट्यूशन है. तो अगर हम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो गवर्नमेंट के जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन उसमें लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट्स है. ठीक है, ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं. जैसे गवर्नमेंट है कोई चल रही है आपके कंट्री में, बीजेपी चला रही है गवर्नमेंट, तो वो भी इंस्टीट्यूशन है. उसके अलावा जो है लेजिस्लेचर, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो भी इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है. ठीक है. जी सर, और सर जुडिशरी भी? हाँ, जुडिशरी भी आएगी, ये भी आएगी, ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में आए. ये लिख लीजिए इंस्टीट्यूशन, उसके बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए लाइक लॉज एंड गवर्नमेंट्स, यानी लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट लिख लीजिए. लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट्स, ब्रैकेट बंद कर लीजिए. तो ये क्या, पहले समझा दूं क्या बोला लिखा है. मॉडर्न अप्रोच टू कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स मूव बियॉन्ड जस्ट फॉर्मल इंस्टीट्यूशन. करे मूव बियॉन्ड कर रही, यानी इसके आगे जा रही है, सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, वहीं तक महदूद नहीं है. ठीक है. सो एंड गवर्नमेंट्स, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद लिखिए, ब्रैकेट के बाद लिखिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, उसके बाद लिखिए टू यूज साइंटिफिक, to use scientific to use scientific empirical methods, to use scientific empirical methods for studying real political behavior, for studying real political behavior. Use scientific empirical methods for studying real political behavior, processes and outcomes across countries, across countries हो गया, and outcomes across countries, emphasizing theories, emphasizing theories emphasizing, emphasizing, emphasizing theories. लिख लिया, emphasizing theories लिख लिया. शुमैल, मेरी आवाज आ रही है? लिख लिया. हाँ, यस सर, यस सर. नहीं आप Yes, शुमैल sir, सिर्फ yes, बोले यस नो, और कोई ना बोले, क्योंकि इतने बच्चे हैं ना, सब लोग आप बोलने लगेंगे, तो शुमैल बोले यस नो. ठीक है शुमैल? ओके सर. शुमैल आप बोले. ठीक है. emphasizing theories कॉमा, उसके बाद लिखिए इंटरडिसिप्लिनरी लिंक्स, उसके बाद लिखिए emphasizing theories के बाद लिखिए इंटरडिसिप्लिनरी, स्पेलिंग इसकी लिखिए INTERDISCIPLINARY. फिर से स्पेलिंग लिखिए INTERDISCIPLINARY. इंटरडिसिप्लिनरी लिंक्स. ब्रैकेट में लिखिए सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये किस चीजों पे फोकस कर रहा है, ये सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स की बात, यानी जो पॉलिटिकल साइंस जो है
अगर आप रिसर्च करते हो तो इसमें सोशियोलॉजी भी देखा था। सोशियोलॉजी किस चीज पे काम करता है? समाज पे, कि समाज की क्या कंडीशन है। पॉलिटिकल साइंस आप जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी सोशल साइंस का पार्ट है, लेकिन ये पॉलिटिक्स पे फोकस करता है। किस तरह गवर्नमेंट होनी चाहिए, किस तरह की जुडिशरी है, इन चीजों पे फोकस करता है। ठीक है। यस सर। हाँ, लेकिन जो है आपका जो ये अप्रोचेज है, आवाज आ रही है मेरी ना? हाँ। यस सर, आ तो रही है। हाँ, ये जो है इसके साथ भी काम करता है, कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमी के साथ। इसी को इंटरडिसिप्लिनरी कहा जाता है। यानी अगर आप रिसर्च करने मान लिया पॉलिटिकल साइंस के, अगर उसमें सोशियोलॉजी को भी जोड़ते हैं, इकोनॉमिक्स को भी जोड़ते हैं, डेटा एनालिसिस आप करते हो ना, जैसे आप फ्यूचर में अगर पीएचडी वगैरह करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, तो आपको कभी कभी इकोनॉमिक्स का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मीन्स एंड मोड होते हैं ना। यस सर, होता है। उसी को इंटरडिसिप्लिनरी कहा जाता है। तो ये जो रिसर्च मॉडर्न अप्रोच है, ये अब समझ में आया जो इंटरडिसिप्लिनरी मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है? ठीक है। जी सर, दूसरे सब्जेक्ट्स को भी कंबाइन हाँ कर हाँ, पढ़ना। जी जी, उसके साथ करना। इकोनॉमिक्स कॉमा, उसके बाद लिखिए ब्रैकेट बंद करके, एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस, एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस, एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस लाइक, ब्रैकेट में लिखिए सिस्टमेटिक एनालिसिस, ये आलमंड की थ्योरी है। आगे लिखिए एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस, ब्रैकेट में लिखिए लाइक ईस्टर्न्स, EASTON, ईस्टर्न, फिर एन के बाद एपोस्ट्रॉफ, कॉमा जो था, फिर इस लिखिए ईस्टर्न्स सिस्टम थ्योरी। यानी सिस्टम एनालिसिस जो है वो किसका? डेविड ईस्टर्न का है। उनका पूरा नाम है डेविड ईस्टर्न, तो इसमें सिर्फ ईस्टर्न लिखा, लाइक ईस्टर्न सिस्टम थ्योरी। डेविड ईस्टर्न ने जो है ना ईस्टर्न थ्योरी जो है इजाद की थी, डेवलप की थी। ठीक है। यस सर। हाँ, ईस्टर्न सिस्टम थ्योरी। फिर उसके बाद लिखिए कॉमा, उसके बाद लिखिए उसी में आलमंड्स, आलमंड्स ALMOND, आलमंड, फिर कॉमा, फिर एस, आलमंड्स फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म लिख लीजिए, नहीं फंक्शनलिज्म में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आलमंड्स ALMOND, आलमंड, फिर अपोस्ट्रॉफ, यानी जो यस ऊपर लगा रहता है डी के ऊपर, कॉमा लगाइए ऊपर, फिर एस लिखिए, आलमंड यानी का, यानी आलमंड्स की। तो पहले आपने लिखा लाइक ईस्टर्न, इसका पूरा नाम है डेविड ईस्टर्न, उसकी जो उसने थ्योरी डेवलप की उसका नाम है सिस्टम एनालिसिस। और आलमंड ने जो की है, उसने की किया आलमंड्स स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल, STRUCTRL, स्ट्रक्चरल जानते हैं ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, लिख लिया। फिर फंक्शनलिज्म के बाद फुल स्टॉप, सॉरी, आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए, उसके बाद लिखिए टू अंडरस्टैंड। अभी मैं इसको अपनी जबान में भी समझाऊंगा, आप परेशान मत हो, जो बच्चे हिंदी उर्दू वाले वो भी परेशान ना हो। टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन गवर्नेंस एंड पावर डायनामिक्स, इन गवर्नेंस एंड पावर डायनामिक्स। ठीक है। अब मैं इसको जो है आपको समझा दे रहा हूं। देखिए, ये कह रहा है कि मॉडर्न अप्रोचेज टू कॉम्पिटिटिव पॉलिसी मूव बियॉन्ड जस्ट फॉर्मल इंस्टीट्यूशन लाइक लॉ। कह रहा है कि जो ये मॉडर्न अप्रोचेज हैं, आपने कल मैंने ट्रेडिशनल पढ़ाई थी, जिसको परंपरागत जो कहते हैं, ट्रेडिशनल कहते हैं। आज मैं मॉडर्न, आधुनिक अप्रोचेज जो बता रहा हूँ, आधुनिक विचारधारा जो है, जिसको मॉडर्न अप्रोचेस कहते हैं इंग्लिश में। वो कह रहा है कि वो जस्ट मूव मूव बियॉन्ड जस्ट फॉर्मल, कह रहा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से अलग जाता है। यानी वो सिर्फ गवर्नमेंट और लॉ पे नहीं, सिर्फ जुडिशरी या लेजिस्लेचर की बात नहीं करता, बल्कि उसके अलग जाता है। टू यूज साइंटिफिक एम्पिरिकल मेथड, कह रहा है इसमें साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करता है फॉर स्टडिंग रियल पॉलिटिकल प्रोसेस। यानी जैसे आप फील्ड में गए, अगर जैसे आप ये सर्वे करते हैं ना, इससे और आपको समझ में आएगा।
आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पूछते हैं ना कि आप किस पार्टी को वोट दोगे, याद है कि नहीं आप लोगों को? इलेक्शन में पूछते हैं ना, और टीवी वगैरह यस पे सर। सर्वे करते हैं कि आप यही एम्पिरिकल रिसर्च है, यानी आप फील्ड में जाते हो। और ये बिहेवियर अप्रोच भी इसको कहते हैं, व्यवहारवाद भी इसको कहते हैं, मॉडर्न अप्रोच को। ठीक है, यानी आप बिहेवियर खुद, किताबों की बातें से खुद आप जाते हो फील्ड में और चीजों को आप एनालाइज करते हो। आप समझ में आया? वही वो बात कह रहा है। यूज साइंटिफिक एम्पिरिकल मेथड फॉर स्टडिंग रियल पॉलिटिकल बिहेवियर। क्या रियल, क्या पॉलिटिकल बिहेवियर? जब आप फील्ड में जाओगे, जब आप सबसे आप पूछेंगे किसको वोट आप देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये रियल पॉलिटिकल बिहेवियर, यानी आप व्यवहार, एकदम व्यवहारवाद जिसको कहते हैं, बिहेवियरलिज्म, यानी आप प्रैक्टिकली जाकर उस चीज को देखते हो। ठीक है, प्रोसेस एंड आउटकम्स अक्रॉस कंट्रीज, एम्फसाइजिंग थ्योरीज इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ। उसके बाद ये कह रहा है कि देश में भी या विदेश में भी जाके रिसर्च होता है कि उस देश का जो है कल्चर कैसा है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, कंपैरेटिव स्टडी आप सोच रहे हो क्यों शुरू किया गया? उसकी सबसे बड़ी वजह थी, पहले सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी जो ब्रिटिश और अमेरिका वगैरह, जो यूरोप वाले जो डेवलप किए थे वही। लेकिन ज्यादातर कंट्रीज जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी सन 50, 1950s या 1960s के बाद, ज्यादातर कंट्री जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, जो कॉलोनियल पावर के अंडर थी, जो ब्रिटिशर्स के अंडर थी, वो ब्रिटिश के अंडर में थी, ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, और यूरोपियन कॉलोनियल पावर के अंडर में थी। वो ज्यादातर आजाद हो गई 1960s के बाद। उसमें अफ्रीका के भी बहुत से देश थे। जब वो आजाद हुई तो वहां का कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर अलग था। वहां की सोचने समझने की ताकत अलग थी, ब्रिटिशर से अलग थी या यूरोपियन से अलग थी। तो उन्होंने कहा कि हमें नया सिस्टम चाहिए। वही ये मॉडर्न अप्रोचेज है, उसी पे उसने रिसर्च शुरू किया। इसीलिए कंपैरेटिव स्टडी आई। पहले तो वही ट्रेडिशनल अप्रोच आ रही थी, अमेरिका वगैरह चल, लेकिन जो थिंकर्स थे उनको लगा कि यार यहाँ पे तो अलग इनकी सोच है, इनका सिस्टम अलग है, इनका सोचने की जो तरीका वो अलग है। ठीक है, इसीलिए जो है ये फिर मॉडर्न अप्रोचेस को डेवलप किया गया। और इसमें दो दो थ्योरीज जो थी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की। जो एक सिस्टम एनालिसिस है जिसको डेविड स्टर ने डेवलप किया, दूसरी जो है आलमंड की है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। समझ में आ गया? ये क्या करती है, टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन गवर्नेंस एंड पावर डायनामिक्स। या ये किस चीजों पे स्टडी करती है कि क्या सिमिलरिटीज है डिफरेंट कंट्रीज में, गवर्नेंस में और पावर डायनामिक्स, पावर कैसे सेट हो। अब जैसे अमेरिका में क्या है पॉलिटिक्स, आप पढ़ रहे हैं ना, आपको 4 कंट्री का पढ़ना है, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना और स्विट्जरलैंड। वहां पे अलग अलग जो है चारों देशों में किस तरह का जो है पॉलिटिक्स वहां पे होती है, किस तरह का जो है गवर्नमेंट सिस्टम किस तरह का है, पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का है। चारों कंट्री का आपको तुलना करनी पड़ेगी, मुआवजा करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। आप समझ में आया? जी सर। हाँ, की मॉडर्न मेथड्स इंक्लूड बिहेवियरलिज्म। इसमें कौन कौन मॉडर्न अप्रोचेज में कौन कौन सी थ्योरीज हैं? बिहेवियरलिज्म, BEHAVI, और बिहेवियरलिज्म, सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, रेशनल चॉइस। ये सब जो है मॉडर्न अप्रोचेस की थ्योरीज हैं। लेकिन आपको मेरे ख्याल से सिर्फ जो है ये सिस्टम एनालिसिस और ये जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पढ़ना पड़ेगा। ये बिहेवियरलिज्म में भी आती है। मॉडर्न अप्रोच को बिहेवियर अप्रोच भी कहते हैं। समझ में आया? यस सर। हम्म। तो भूलिएगा मत। मैं कुछ बच्चों को और जो है इसमें ले लूं इसमें। एक क्या हो रहा है, बच्चे जो है कितने बच्चे हैं, क्यों नहीं शो कर रहा है? शो नहीं कर रहा है। लिया, देखिए, एक मिनट। ठीक है, चलिए हो जाएगा, वो बाद में, वो इश्यू नहीं है।
अब ये समझ में आया आप लोगों को मॉडर्न अप्रोचेस। अब आगे इसमें कुछ की मॉडर्न अप्रोचेस एंड कॉन्सेप्ट। अब लिखिए इसमें की मॉडर्न अप्रोचेस एंड कॉन्सेप्ट्स। ये जो की मॉडर्न अप्रोचेस हैं कौन कौन सी हैं? पहला लिखिए बिहेवियरल अप्रोच। BEHAVIORAL बिहेवियर अप्रोच। ठीक है। व्यवहारवाद जिसको कहते हैं, बिहेवियर अप्रोच को व्यवहारवाद उपागम कहते हैं। व्यवहारवाद उपागम, अप्रोच को उपागम हिंदी में कहते हैं ना। तो ये बिहेवियर अप्रोच जो है, और मैं हमेशा यही कहता हूँ जो उर्दू हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी आप लोग जो है किसमें लिखा करें, हेडिंग कोशिश किया करें कि आप लोग इंग्लिश में लिखा करें, जो हिंदी और उर्दू मीडियम। फिर उसके बाद उसके अंदर जो है हिंदी और उर्दू में लिख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई वर्ड हिंदी और उर्दू में नहीं आ रहा है, एक मिनट, थोड़ा एक बहुत मेरा वो आ रहा है, वो मेरा जो है ना वो आ रहा है, कॉल आ रहा है जरूरी। अभी मैं बात करता हूँ आप लोगों से, वेट करिएगा। जी सर। हेलो। जी सर। यस सर। यस हाँ, सर। आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ। जी आ रही है तो सर। पहला लिखिए, हाँ, बिहेवियर अप्रोच में लिखिए फोकसेज ऑन एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर। जो अगर हम बिहेवियर अप्रोच की बात करें तो किस चीज में फोकस ऑन एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। ठीक है। ठीक है सर। ये जो है हेलो। जी सर, फोकस इज ऑन एक्चुअल पॉलिटिकल हाँ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। हाँ, ग्रुप वोटर्स। जी ये है फोकसेज ऑन एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। यस हाँ, अब ब्रैकेट में लिख लीजिए वोटर्स। सर दोबारा से बोल। Focuses on actual political behavior of individuals and groups. इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। ब्रैकेट में लिखिए वोटर्स, फिर एलिट्स। ये ब्रैकेट बंद करिए। यूजिंग एम्पिरिकल डेटा, यूजिंग एम्पिरिकल डेटा, यूजिंग एम्पिरिकल डेटा हो गया। यस उसके सर, हो बाद गया। लिखिए कॉमा, उसके बाद लिखिए शिफ्टिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। बस इतना ही लिख दीजिए, यूजिंग एम्पिरिकल डेटा, फुल स्टॉप। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, सब लोग लिख लेंगे। यूजिंग एम्पिरिकल डेटा, शिफ्टिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू, यहीं तक लिख दीजिए, यूजिंग एम्पिरिकल डेटा। ओके थोड़ा एक मिनट वेट करिएगा, मैं अभी बात करता हूँ हम लोगों से, एक मिनट। श्योर सर। तुम पगलाई, मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगा, ठीक है? हाँ, मेरा वो रख दो बैग में, ये मुझे दे दो, ठीक है? तुम्हारे मैं भेज दूंगा, घबराओ मत। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। जी जी जी, आ ठीक रही है है सर। ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब एकदम ये जो मॉडर्न अप्रोच को बिहेवियर अप्रोच भी कहते हैं।
तो ये किस चीज पे फोकस करती, फोकस है ना एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर, कह रहा है कि एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर का ऑफ इंडिविजुअल, यानी लोगों का या एक आदमी का पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है और ग्रुप्स का क्या है। इसमें दिया वोटर्स एंड, जैसे आप फील्ड में जाते हैं तो इंडिविजुअली भी आप पूछते हैं भाई आप किसको वोट दोगे, बीजेपी को दोगे, कांग्रेस को दोगे, कि सपा को दोगे या आरजेडी को देंगे, जैसे यूपी बिहार में ऐसे होता है। तो एक एक आदमी से वो हो गया आपका इंडिविजुअल, यानी आप एक इंडिविजुअल के बारे में, एक व्यक्ति से बात करते हो कि उसका क्या ओपिनियन है, क्या व्यवहार है वोट को लेके। फिर एलिट्स, एलिट्स उसको कहते हैं जो बड़े लोग, जैसे बिजनेसमैन कोई बड़ा हुआ, कोई नेता हुआ, कोई प्रोफेसर हुआ, जो बड़े फेमस होते हैं वो एलिट्स होते हैं। उनसे भी आप जाके बात करते हो कि आप वोटिंग किसको करोगे, क्यों करोगे। आप समझ में आया आपको, आप लोग समझ में आया। यस सर। हाँ, तो ये मैं इसीलिए प्रैक्टिकली भी आपको समझा रहा हूं ताकि आप लोग समझ। दूसरा लिखिए सिस्टम अप्रोच। ये डेविड ईस्टन का, इसको आपको डीप में पढ़ना होगा, मैं इसको थोड़ा सा बेसिक्स बता दे रहा हूं उसका। सिस्टम अप्रोच, ये डेविड ईस्टन की जो है जो थ्योरी है, सिस्टम अप्रोच डेविड ईस्टन का। इसमें ये क्या कहता है, व्यूज द पॉलिटिकल सिस्टम एज एन इंटरकनेक्टेड यूनिट रिसीविंग इनपुट्स। लिख लीजिए, डेविड ईस्टन के बाद लिखिए व्यूज, VIEWS, व्यूज द पॉलिटिकल सिस्टम, use the political system as an interconnected units, interconnected unit receiving inputs, ब्रैकेट में लिखिए डिमांड्स। अभी मैं इसको समझा रहा हूं इसका क्या मतलब है। यूनिट रिसीविंग इनपुट्स, ब्रैकेट में लिखिए डिमांड्स, फिर एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट्स, एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट्स, ब्रैकेट में लिखिए पॉलिसीज, कॉमा, उसके बाद लिखिए emphasizing feedback and scientific models, emphasizing feedback and scientific models। लिख लिया यस शुमैल। सर। हाँ, अब मैं जी इसको सर, लिख समझा लिया। दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये डेविड ईस्टन ने ये थ्योरी जो है डेवलप की है, सिस्टम अप्रोच। वो कह रहे हैं कि इट्स व्यू, इसका दृष्टिकोण क्या, इसका नजरिया क्या है, विद द पॉलिटिकल सिस्टम एज एन इंटरकनेक्टेड यूनिट रिसीविंग इनपुट। कह रहे जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, किस चीजों से, डिमांड्स। अब मैं एग्जांपल दूं आपको एकदम समझ में आ जाए। जैसे ज्यादातर बच्चे आप लोग ओखले में रहते होंगे, देखा ना आपने। मान लीजिए आप देखिए ओखला की क्या कॉमन प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कि वहाँ ट्रैफिक बहुत जाम रहता है ना, ट्रैफिक जाम। यस सर। वैसे पूरी दिल्ली में रहता है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो है, अगर आपको सिस्टम, ये सिस्टम है, सिस्टम क्या, सिस्टम गवर्नमेंट का, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट सिस्टम इसका हो गया। जो आपकी रेखा गुप्ता है वो चीफ मिनिस्टर है, यानी वो उनके अंडर में आता है। ये जो क्या नाम है, ट्रैफिक का, ये सब जो चीजें हैं, या नाले की सफाई, ये सब उनके अंडर में आता है। तो वो एक सिस्टम हो गया, ठीक है। तो आप डिमांड्स कहां से करोगे, देखिए यहाँ पे आया ना, यूनिट रिसीविंग इनपुट्स डिमांड्स। डिमांड्स कहां से आएगी, डिमांड्स आपकी तरफ आएगी, किसकी तरफ जाएगी, सिस्टम की तरफ। तब आप कहोगे कि भाई हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम है, तो वहां पे जब जाएगी, ठीक है, तो वो फिर जो है ये इनपुट्स होगा, ये इसको इनपुट्स कहते हैं। यानी जो चीजें जो है आप सिस्टम को भेजोगे, यानी गवर्नमेंट में आप कंप्लेन करोगे, गवर्नमेंट से कहोगे कि भाई हमें जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, ये कैसे खत्म होगा। तो इसका मतलब आपने इनपुट्स दिया, इनपुट्स, ये नोट कर लीजिए, इनपुट्स होता है जो आप डिमांड करते हो, ये डिमांड्स हो गया। एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट, उसके बाद क्या आएगा, जब आउटपुट, इस थ्योरी को इनपुट्स और आउटपुट भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, आउटपुट्स, आउटपुट्स का मतलब पॉलिसीज। तब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी और कहेगी कि भाई इस इलाके में जो है
रेड लाइट भी बनाई जाए, यानी ग्रीन सिग्नल, रेड लाइट और ग्रीन सिग्नल भी बनाया जाए, ताकि लोगों को आराम से जो है निकलने में आसानी हो। तब क्या होगा, पॉलिसीज बनाए कि नहीं गवर्नमेंट ने, ये आउटपुट्स हो जी गया सर। उसका। हाँ, ओके सर। इम्फेजिंग फीडबैक, फिर उसके बाद फीडबैक आएगा, इम्फेजिंग फीडबैक एंड साइंटिफिक मॉडल्स, यानी फिर फीडबैक आएगा, फिर सिस्टम से मतलब आप लोगों से फीडबैक आएगा, फिर अगर गवर्नमेंट से कहते हैं फिर गवर्नमेंट बनाएगी। यही ये थ्योरी मेन है, मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा। जी सर। हाँ, अब समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, ये यस ये सर। सिस्टम अप्रोच है, इसको डिटेल में जब पढ़िएगा, मेरे पास मटेरियल बहुत है, आप परेशान मत होइएगा, आप लोगों को मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में मैं मटेरियल इंशाल्लाह भेजूंगा, ठीक है? श्योर सर। हाँ, जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं मुझे लगता है कि उनको दिक्कत नहीं होगी, इसको एक बार समझ लेंगे ना, फिर डीप में पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए, दूसरा टॉपिक जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ये आलमंड एंड पावेल दोनों ने इसको डेवलप किया है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है? स्ट्रक्चरल, ये क्या एनालाइज करता है, लिखिए इसमें, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ये डेवलप किसके जरिए से की गई है, आलमंड एंड पावेल, ALMOND, आलमंड एंड पावेल, एंड उसके बाद पावेल, POWELL, ठीक है? इसमें लिखिए एनालाइसिस, ANALYZES। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो बच्चे हिंदी उर्दू उनको भी समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही बच्चों आप लोगों को? हेलो? सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा चलिए है। बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बस इसको एक समझ लीजिए, मैं इसलिए बहुत आसान जबान में आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इजी समझ लें। चलिए, एनालाइजेस हाउ डिफरेंट सोसाइटिकल स्ट्रक्चर्स, एनालाइजेस हाउ डिफरेंट सोसाइटल की स्पेलिंग लिखिए, SOCIETAL, एनालाइजेस हाउ डिफरेंट सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, STRUCTURES, सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, ठीक है? ब्रैकेट में लिखिए पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, पार्टीज, फिर कॉमा, उसके बाद लिखिए इंटरेस्ट ग्रुप्स, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, उसके बाद लिखिए परफॉर्म फंक्शंस, एक मिनट में बच्चों को थोड़ा एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? परफॉर्म फंक्शंस, ठीक है, लिख लिया? ब्रैकेट में लिखिए इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, कॉमा, फिर लिखिए रूल मेकिंग, फिर ब्रैकेट बंद, विद इन ए सिस्टम, within a system within a system looking beyond formal rules. ये कह रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ये कह रहा है कि जो है डिफरेंट सोसाइटी जो होती है, स्ट्रक्चर्स, इंसान कहाँ से पॉलिटिक्स और उसके बारे में कैसे डिमांड्स आती हैं, कह रहा डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। अब इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं वो भी सिस्टम से जो है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इसका नाम है, यानी सिस्टम से वो भी डिमांड्स करते हैं। जैसे किसान आंदोलन हुआ, आपने देखा होगा, उन्होंने अपनी डिमांड मनवाई। उसी तरह डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, किसानों के होते हैं, बड़े बड़े उद्योग घराने के इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जो ट्राइबल्स ग्रुप्स होते हैं, आदिवासियों के होते हैं, और बहुत से पिछड़े लोगों के होते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या करते हैं, डिफरेंट पार्टीज होती हैं, ये कैसे जो है अपनी डिमांड्स को रखते हैं गवर्नमेंट्स के सामने, ठीक है? फिर गवर्नमेंट्स उसको लॉज वगैरह बनाए, परफॉर्म फंक्शन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, रूल मेकिंग। उसके बाद
उनके डिफरेंट जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, उसके बाद उनके इंटरेस्ट का आर्टिकुलेशन होता है, यानी उसको बताया जाता है गवर्नमेंट को कि ये लोग ऐसी डिमांड कर रहे हैं, फिर रूल मेकिंग, उसके बाद क्या बनता है, रूल बनता है सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब समझ में आ गया आप लोगों को? डिफरेंट जी सर। इंटरेस्ट ग्रुप के जरिए से होता है। इंटरेस्ट ग्रुप अलग अलग, जैसे मैंने किसान का बताया, किसानों का इंटरेस्ट ग्रुप, आदिवासियों का है, ट्राइबल्स का है। ठीक है, उसी तरह जो है पिछड़े लोग हैं, उनका अपना ग्रुप है। हैंडीकैप लोग हैं, उनका भी इंटरेस्ट ग्रुप होता है, वो भी अपनी बात मांग। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? जी सर। एक मिनट, पहले भी अच्छे मार्क्स आप लोगों के आए होंगे। शुमेल, लो चलिए, मैं ये हो गया ना, ये जो है, उसके बाद जो है, अब कोर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न अप्रोचेस। कोर कैरेक्टर यानी मुख्य विशेषता क्या है, यानी खास इसकी खासियतें क्या हैं, यानी मेन खासियतें क्या हैं इसकी। तो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए मॉडर्न अप्रोच, कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न अप्रोचेस। ठीक है, इसमें पहला लिखिए एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक। एम्पिरिकल, EMPIRICAL, एम्पिरिकल, एम्पिरिकल, EMPIRICAL, एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक। साइंटिफिक यानी ये एम्पिरिकल यानी साइंस पे बेस्ड होती है। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए 6 SEEKS, 6 ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, कॉमा, उसके बाद लिखिए वेरीफिएबल डेटा, वेरीफिएबल, VERIFIABLE, वेरीफिएबल डेटा। ओके, वेरीफिएबल डेटा एंड थ्योरीज, कॉमा, उसके बाद लिखिए नॉट जस्ट फिलोसफिकल आइडियाज, नॉट जस्ट फिलोसफिकल आइडियाज। ओके, हो गया? जी सर। हाँ, नॉट जस्ट फिलोसफिकल आइडियाज। ओके, यस सर। ओके, ठीक है। उसके बाद जो है, यानी ये कह रहा है कि ये क्या एम्पिरिकल, ये क्या 6 ऑब्जेक्टिव, ये किस चीज पे फोकस करता है, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। और वेरीफाइड डेटा एंड थ्योरीज, डिफरेंट टाइप के डेटा और थ्योरीज पे काम करता है। डेटा, डेटा का मतलब मैंने बताया ना, जो आप फील्ड में जाकर लोगों से बात करते हो, किसी भी, जैसे वीमेंस प्रॉब्लम पे आप काम कर सकते हो। वोटिंग का मैंने बताया, उस पर काम, जैसे मैंने रिफ्यूजीज पे काम किया था, जो अफगानिस्तान से भाग के इंडिया में आए थे लोग, उसमें हिंदू, सिख थे, मुसलमान भी थे, उन्होंने क्या प्रॉब्लम वहां फेस की, उनसे जो मैं बात कर, उसको भी डेटा कहेंगे। तो वो कह रहा है कि उस पर वो काम करता है, वेरीफाइड डिफरेंट टाइप के डेटा और थीरीज पे काम, नॉट जस्ट फिलोसफिकल आइडिया, सिर्फ फिलोसफिकल आइडियाज पे नहीं बात कर रहा है। जैसे आपने ट्रेडिशनल अप्रोच जो थी वो सिर्फ फिलोसफी पे बात करती, अरिस्टोटल ने क्या कहा, प्लेटो, ये उस पर भी बात करती है, प्लस ये डेटा पे भी, साइंटिफिक डेटा पे भी बात करती है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, एक फील्ड में जो काम करते वही एम्पिरिकल डेटा होता है, रिसर्च होता है। ठीक, दूसरा लिखिए
दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए कोर कैरेक्टरिस्टिक्स में, इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी अभी मैंने बताया था, लेकिन लिख लीजिए। इसमें लिखिए ड्रॉज इनसाइट्स, DRAWS, ड्रॉज इनसाइट्स, INSIGHTS, insights from sociology, draws insights from sociology, economics, psychology, 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 etc. ठीक है। जी सर। हम्म। यानी जो यानी किन चीजों पे फोकस करता है इंटरडिसिप्लिनरी, यानी ड्रॉज इनसाइट फ्रॉम सोशोलॉजी, यानी सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सब पे ये फोकस करता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने रिफ्यूजीज पे किया, तो उसमें मैंने साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। साइकोलॉजी क्या करता है कि आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वार का, अगर जो वार से अफेक्टेड आए थे। मैंने पूछा एक लेडी से, वो हिंदू लेडी थी, अफगानिस्तान से आई थी, उन काबुल से। मैंने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम, तो कह रहे मेरे दिमाग में दर्द होता है, मुझे टेंशन होता है, क्योंकि मेरे लोग मेरे सामने मर गए थे या उनको गोली लग गई थी। तो इससे जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती। तो आपने लिया कि नहीं? आप तो सोशल साइंस, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था, सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन मैंने साइकोलॉजी का भी तो इस्तेमाल किया ना यहाँ पे। अब समझ में आया आप लोगों को? शुमैल? जी सर, समझ पा रहे हैं। हाँ, तो वही कह रहा है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब वही कि आप पॉलिटिकल साइंस के, लेकिन आप सोशियोलॉजी की भी हेल्प लेते हैं, इकोनॉमिक्स की भी हेल्प लेते हैं, साइकोलॉजी की भी लेते हैं, वही कह रहा है इंटरडिसिप्लिनरी। थर्ड लिखिए प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड, इसमें लिखिए स्टडीज पॉलिटिकल प्रोसेस, स्टडीज, STUDIES, स्टडीज पॉलिटिकल प्रोसेस, कॉमा, फिर लिखिए पावर रिलेशंस एंड बिहेवियर्स, नॉट जस्ट स्ट्रक्चर्स, नॉट जस्ट स्ट्रक्चर्स। ओके। जी सर। यानी ये कह रहा है कि प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। स्टडीज पॉलिटिकल प्रोसेस, डिफरेंट पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है पॉलिटिक्स की, सिर्फ उसी ट्रेडिशनल पे नहीं काम करते आ रहा है। पावर रिलेशंस, क्या रिलेशंस है, एंड बिहेवियर्स, नॉट जस्ट स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहा है। स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि आप सिर्फ इसी पे नहीं कर रहे हो कि लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, उस पे नहीं, बल्कि आप ये इस पे काम कर रहे हो कि लोग कैसे इस चीज को देख रहे हैं, लोगों की भी राय आप ले रहे हैं। वही जो है, यही प्रोसेस ओरिएंटेड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? यानी प्रक्रिया पे भी ध्यान देता है, राजनीतिक प्रक्रिया, यानी डिफरेंट। अब जैसे आप जाएंगे, बिहार के लोग कैसे पॉलिटिक्स को देखते, यूपी के लोग कैसे देखते, साउथ इंडिया के लोग कैसे, ये डिफरेंट प्रोसेस हो गया पॉलिटिक्स का। उनका देखने का नजरिया सबका अलग होता है। ठीक है। जी सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ब्रॉड स्कोप। ब्रॉड स्कोप, BROAD, ब्रॉड स्कोप। ठीक है, ब्रॉड स्कोप में लिखिए लुक्स बियॉन्ड वेस्टर्न यूरोप, लुक्स बियॉन्ड वेस्टर्न यूरोप, looks beyond Western Europe to new nations.
looks beyond Western Europe to new nations. ब्रैकेट में लिखिए एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। देखिए वही चीज मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी, जो उसको पहले मैंने पढ़ाया था, वो सिर्फ कहां तक लिमिटेड थी? वेस्टर्न यूरोप, जो पश्चिमी, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी, वहीं तक की बातें करती थी। ठीक है, लेकिन ये जो था, ये जो नया जो आया, जो जो जिसको मॉडर्न अप्रोचेस कहते हैं, वो एशिया की बात करने, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका किन कंट्रीज को कहते हैं, मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम? अभी कुछ हुआ है कल? कल कुछ हुआ है? वेनेजुएलन कंट्रीज। हाँ, वेनेजुएला में तो बैकलिफ जी हुआ जी है। जी, वो भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कही जाती हैं। साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी उसको कहते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कही जाती हैं। तो वेनेजुएला में जो, वो भी लैटिन अमेरिका में है। ठीक है, वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आ जाए, जैसे हम लोग एशिया के हैं। ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि ये जो है मॉडर्न अप्रोचेज जो है, सिर्फ यूरोप या इंग्लैंड या वेस्टर्न यूरोप में ही नहीं देखती थी, अमेरिका में, बल्कि एशिया में भी, पूरी दुनिया में देख लेंगे वहां पे क्या पॉलिटिकल कल्चर है, कैसे लोग सोचते हैं पॉलिटिक्स, उसी हिसाब से चेंजेस आए, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लेट। अब समझ में आया? क्लियर? जी सर। हाँ, नोट कर लीजिए इसको। देखिए सिर्फ समझने से ना, सिर्फ रटने से नहीं होता। मैं हमेशा जो है, मैं पहले मटेरियल नहीं बेचता हूँ, मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ बच्चों का, उसके बाद मैं मटेरियल लास्ट में बेचता हूँ, ताकि आप लोग, इसीलिए मैंने नोट भी करवाता हूँ, ताकि आप लोग, सिर्फ बताने से क्या होता है कि बच्चे भूल जाते हैं। आप नोट कर लें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन से क्या होता है कि आप लोग बहुत ईजिली जो है उसको समझ सकते हैं। ठीक है? जी सर। ओके, चलिए ठीक है। हाँ, अब मैं ब्रिटेन की बात करूंगा। कल भी हम लोग बात कर रहे थे, फिर से मैं करूंगा। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, आई थिंक ऑल यू नो, फर्स्ट इफ यू टॉक अबाउट ब्रिटेन, इंग्लैंड, वहां पे किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। वहां पे दो हाउसेज हैं, देयर आर टू हाउसेज इन यूके। एक अपर हाउस, एक लोअर है। एक अपर हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और लोअर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स लाइक ए लोकसभा इन इंडिया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स लाइक ए राज्यसभा। ठीक है? जी सर। ओके, हाँ। उसके बाद जो है, अगर हम बात करें तो वहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो कि मोनार्क, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी कहते हैं। इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी कहते हैं। कौन है वहां के किंग है, मालूम है आप लोगों को? किंग चार्ल्स। हाँ, किंग चार्ल्स थर्ड है। चार्ल्स बहुत वहां पैदा हुए, ये थर्ड है। ये चार्ल्स नाम के थर्ड है, किंग चार्ल्स थर्ड। ही इज नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, बट रियल पावर लाइज विद एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। आई थिंक ऑल यू नो, वहां पे जो रियल पावर किससे जुड़ी होती है, वो जो हेड ऑफ कैबिनेट होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर होता है। इंडिया में भी वही हाल है। ठीक है? अगर वहां कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इंग्लैंड में, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अलिखित संविधान है वहां पे, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है? यस सर। हाँ, इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ रिटन भी अनरिटन दोनों है। इंग्लैंड में सिर्फ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन सॉरी, अमेरिका में सिर्फ अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इंग्लैंड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज यस बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस, कन्वेंशन पे बेस्ड है। कन्वेंशंस का मतलब होता है परंपराएं, जो ट्रेडिशन चले हैं। जैसे इंग्लैंड में परंपरा है कि हेड ऑफ स्टेट जो है किंग और क्वीन हो सकता है। ठीक है? तो अभी तक वो चला आ रहा है, वो एक कन्वेंशन, रिटर्न में कहीं नहीं लिखा कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है? रिटर्न में नहीं लिखा कि किंग या क्वीन होना चाहिए, बस एक ट्रेडिशन, कन्वेंशन चला आया। ठीक है? वहां का कॉन्स्टिट्यूशन किसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नहीं बना। जैसे इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, उसमें भीमराव अंबेडकर उसके हेड थे, उसके अलावा उसमें बहुत से लोग, राजेंद्र प्रसाद थे,
जो हमारे सरदार पटेल थे और बहुत से लोग थे, ठीक है। लेकिन जी सर। इंग्लैंड में ऐसे नहीं बना। वहां पे जो परंपराएं, जो जजेस, जो उनका कन्वेंशन यानी जो उनका ट्रेडिशन चला रहा था, उसी को धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील होता गया, रिटर्न में नहीं एकदम दिखाता। लेकिन ये है कि जैसे उसको कोई जज ने, अगर मान लीजिए कोई वहां पे केस गया, किसी जज ने कोई फैसला ले लिया, ठीक है, जज ने कहा कि ये बात सही होनी चाहिए, या कोई, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ दिया जाता है कि इसका जो डिसीजन है ये अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब समझ में आया आप लोगों को? जी सर। हाँ, तो इस चीज को अगर आप जानते रहेंगे तो उससे जो है बहुत, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन उसको ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाए, संवैधानिक राज सत्ता उसको कह सकते हैं आप, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। और वहां भी ओके एमपीज सर। कहे जाते हैं, वहां पे एमपीज कहे जाते हैं, जैसे कि इंडिया में कहे जाते हैं जो हाउस ऑफ, ठीक है। और दो वहां पे पहले बता दिया, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ओके। इसके अलावा ओके जो सर। है की कंपोनेंट्स की बात करें तो लिखिए, इसमें की कंपोनेंट्स में क्या है, पहला हेडिंग लिखिए की कंपोनेंट्स, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के की कंपोनेंट्स क्या है, या वहां का की कंपोनेंट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लिखिए पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी इंग्लैंड में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मोनार्की भी है। सो द किंग इज हेड ऑफ स्टेट। किंग जो वहां का होता है, किंग और क्वीन इज द हेड ऑफ स्टेट। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, नाम मात्र का होता है। रियल हेड स्टेट कौन होता है? पीएम सर। हेड ऑफ, हेड ऑफ कैबिनेट। हेड ऑफ कैबिनेट जो होता है वो पीएम ही होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। यस सर। और वो बट विथ सिंबॉलिक नॉन पॉलिटिकल ड्यूटीज, वो सिंबॉलिक होता है, दिखाने के लिए होता है, नॉन पॉलिटिकल ड्यूटीज, और एक्सेप्टिंग एडवाइस फ्रॉम पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की जो भी एडवाइस होती है, पार्लियामेंट की एडवाइस को, जो कैबिनेट की एडवाइस होती है उसको मानना पड़ता है किंग और क्वीन को, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, लेकिन फाइनली साइन वही करता है, किंग और क्वीन, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट करता है। लेकिन पार्लियामेंट अगर फैसला ले ली थी तो उसको जो है ना साइन करना ही पड़ेगा। फिर है दूसरा पॉइंट लिखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओके, पार्लियामेंट, अब आप सोच रहे होंगे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्ड इस्तेमाल हुआ है, क्यों हुआ? देखिए, द पीपुल इलेक्ट्स एमपीज द रिप्रेजेंट देम इन पार्लियामेंट, यानी लोग जो है अपने एमपीज को चुनते हैं, जैसे हम इंडिया में चुनते हैं लोकसभा में जो है, उसी तरह वहां भी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए एमपीज लोग चुनते हैं। उन्हीं के पास सुप्रीम पावर होता है, ठीक है। सुप्रीम पावर किसके पास होता है? जो हाउस ऑफ कॉमन्स के एमपीज होते, वही कानून बनाते हैं पार्लियामेंट में। तो सुप्रीम पावर जो किसके पास वहां पे है भाई, वही तो एमपीज ही तो प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, और एमपीज जो होते हैं वही कैबिनेट के मिनिस्टर भी होते हैं। तो कैबिनेट ही के पास तो सबसे ज्यादा पावर होता है, इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहा गया। दूसरी उसकी खासियत, विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स है या की पॉइंट्स है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इंडिया में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, आप समझ में आया? जी सर। हाँ, थर्ड पॉइंट लिखिए, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का यह मतलब हो गया कि कंपोज ऑफ द इलेक्टेड हाउस ऑफ कॉमन्स वेयर द गवर्नमेंट इज फॉर्म, एंड द अनइलेक्टेड हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रूटनाइजिंग गवर्नमेंट्स एंड मेकिंग लॉस। यानी वहां दो तरह के हाउसेज हैं, मैंने पहले आपको बताया था, फिर से बता दूं। पार्लियामेंट का मतलब, पार्लियामेंट वहां की दो हाउसेज हैं इंग्लैंड में पार्लियामेंट के। पहला है हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी हाउस ऑफ कॉमन जो है लोअर हाउस है, लेकिन एक्चुअल में वही सबसे पावरफुल है, जैसे इंडिया में लोकसभा। वेयर द गवर्नमेंट इज फॉर्म, हाउस ऑफ कॉमन्स ही जो है गवर्नमेंट को बनाता है। एंड द अनइलेक्टेड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अनइलेक्टेड है, उनका इलेक्शन नहीं होता बल्कि उनको चुना जाता है, ठीक है।
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रूटनाइजिंग गवर्नमेंट एंड मेकिंग, यानी ये गवर्नमेंट को भी स्क्रूटनी करते हैं, यानी गवर्नमेंट अगर कोई गलत काम करे तो उसको जांच भी करते हैं, चेक करते हैं, एंड मेकिंग लॉज, कानून भी बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? जी सर, आ गया। हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, गवर्नमेंट। वहां दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज मालूम है ना, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, अभी लेबर पार्टी वहां पे है। इससे पहले वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी थी। आपको मालूम है ऋषि सुनक जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के ही जो है एमपी थे, कंजर्वेटिव पार्टी के थे वो। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हम्म, ओके। सर कंजर्वेटिव पार्टी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। किसको? कंजर्वेटिव पार्टी को। मैं बाद में पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ाऊंगा तो उसको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन कंजर्वेटिव और लिबरल, कंजर्वेटिव का मतलब ये हो गया कि जो पुरानी सोच को पुरानी सोच में बिलीव करते हैं उसको कंजर्वेटिव कहते हैं। और लेबर पार्टी वो ज्यादातर जो है जो लेबर क्लास है उनका ज्यादा रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक है, जो गरीब लोग हैं उसका ज्यादा है। हालांकि वहाँ ज्यादा फर्क नहीं है, इंग्लैंड में हमारे यहाँ की तरह लोग गरीब नहीं है वहाँ, मतलब जो हाथ से काम करने वाले कुछ लोग हैं या किसान हैं वो लोग ज्यादातर लेबर पार्टी के साथ हैं। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी भी उस टाइप की कंजर्वेटिव नहीं है जैसे पहले जमाने में होता था। लेकिन तब भी वो कंजर्वेटिव मतलब किस चीज में बिलीव कहती है कि जो किंग क्वीन का होने चाहिए, चर्च को भी पावर होना चाहिए, चर्च को बिल्कुल हटाना नहीं। लेबर पार्टी कहती है कि चर्च का दखल जो है कम होना चाहिए। समझ रही हैं? समझ में आया? दोनों पार्टी में फर्क, यही दो मेन पार्टी वहां की। ओके। जी सर। हाँ, तो गवर्नमेंट की बात हम करें तो गवर्नमेंट फॉर्म बाय द पॉलिटिकल पार्टी दैट कमांड्स मेजोरिटी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, ये तो मैं बता दिए। चलिए, द लीडर्स बिकम द प्राइम मिनिस्टर, यानी हाउस ऑफ कॉमन का ही जो लीडर होता है, मेजोरिटी का जो लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये बच्चे अभी भी आ रहे हैं। ओके, हेलो। बार बार जी सर, बच्चे समझ में आ आके गया। हाँ डिस्टर्ब करते हैं क्लास को। ठीक है, ओके। ओके, हाँ। अब ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, यानी इंग्लैंड में कैसे इलेक्शंस। सो इंग्लैंड में क्या होता है, इलेक्शंस होता है, जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड एट लिस्ट एवरी 5 years। यानी इंग्लैंड में 5 सालों के बाद इलेक्शन होता है। और एमपीज टू द हाउस ऑफ कॉमन यूजली यू यू हैव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी उन्हीं को जो एमपीज होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, उन्हीं को बढ़ोतरी मिलती है जिसकी मेजोरिटी होती है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन, अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात करें तो लीडर ऑफ द पार्टी विद द मोस्ट सीट्स बिकम प्राइम मिनिस्टर, यानी जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें होती हैं उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, जैसे इंडिया में। अपॉइंट एज ए कैबिनेट एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और वही कैबिनेट भी बनाता है जो मंत्रिमंडल जिसको कहते हैं, और वही गवर्नमेंट को बनाता है। फिर थर्ड पॉइंट है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का क्या काम है, जो कानून बनाता है। लॉज आर प्रपोज बाय द गवर्नमेंट एंड डिबेटेड, यानी कानून जो है लॉज आर प्रपोज बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के जरिए से कानून बनता है, एंड डिबेटेड,
और उसको डिबेट भी किया जाता है, डिबेट भी होता है। इंडिया की तरह नहीं, इंडिया में भी हमारे डिबेट होता है, लेकिन वहाँ बहुत डिबेट का बहुत वैल्यू होती है, वहाँ मोरलिटी एथिक्स बहुत होती है। अगर आपने गलत काम किया तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा उसी दम। अमेंडेड एंड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी लॉज आर प्रपोज, यानी कानून जो वहाँ बनता है, जो लेजिस्लेचर बनाता है, जो उसका पार्लियामेंट बनाती है, उसको पहले डिबेट होता है, फिर उसको चेंज किया जाता है और फिर अप्रूव किया जाता है पार्लियामेंट। कॉमन एंड लॉर्ड्स दोनों को करना पड़ता है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे इंडिया में है लोकसभा और राज्यसभा। अकाउंटेबिलिटी की बात करें या उत्तरदायित्व की बात करें तो कह सकते हैं द गवर्नमेंट मस्ट मेंटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड स्क्रूटनाइज बाय पार्लियामेंट। यानी वो तभी तक पावर में रह सकते हैं जब तक कि उनका जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में मेजोरिटी या बहुमत है। समझ गए? जी सर, जैसे इंडिया में। हाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी नो सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट्स, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन स्टेट्यूट्स, यानी स्टेट्यूट्स बनाए, पार्लियामेंट ने कुछ स्टेट्यूट्स बनाए हैं, जो पार्लियामेंट ने पास किया वही फिर कानून बन जाता है। कॉमन लॉ है एंड कन्वेंशन, जो परंपराएं उनकी चली हैं। जैसे मैंने बताया कि उनका कन्वेंशन है कि जो है किंग और क्वीन जो हेड ऑफ स्टेट होना चाहिए, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होना चाहिए, यानी पार्लियामेंट का जो सेशन साल में 2 या 3 बार बुलाना चाहिए, तो वो कन्वेंशन है उसका। ठीक है? ओके। यस सर, यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स का क्या रोल है? क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन लोकसभा वो ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड से। तो अगर हम बात करें हाउस ऑफ कॉमन्स की, तो द हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर्स इंक्लूड लॉ मेकिंग, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का मेन काम क्या है? इंक्लूड लॉ मेकिंग, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग, कंट्रोलिंग गवर्नमेंट फाइनेंस, ब्रैकेट में लिख लीजिए, अप्रूविंग टैक्सेस, अप्रूविंग टैक्सेस एंड बजट्स, ब्रैकेट बंद करिए, कॉमा उसके बाद लिखिए एंड स्क्रूटनाइजिंग द गवर्नमेंट, and scrutinizing the government through questions and debates, through questions यू आर नॉट ऑडिबल सर।
आवाज आ रही है? सर अब आ रही मीटिंग होगी। में। हाँ जी हाँ सर, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, आ रही है। चलिए ठीक है। और ओके, समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है ठीक है। Approving जी taxes, सर। budget and scrutinizing the government through question and debates। यहाँ तक लिख लिया होगा ना आपने? जी जो सर, है लिख लिया ना, है। हाँ, क्वेश्चन एंड डिबेट। कौन उसके बाद लिखिए होल्डिंग मिनिस्टर्स अकाउंटेबल, होल्डिंग मिनिस्टर्स अकाउंटेबल, होल्डिंग मिनिस्टर्स accountable and potentially removing them, and potentially removing them, and potentially removing them viva votes of viva VIA viva votes votes of no confidence, no confidence as the elected body, as the elected body। चलिए मैं इसको समझा दे रहा हूं। ये देखिए कह रहा है कि द हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर्स क्या उसके हैं? लॉ मेकिंग, कानून बनाने का काम करता है। कंट्रोलिंग गवर्नमेंट फाइनेंस, यानी गवर्नमेंट का जो फाइनेंस होता है, वित्त जो होता है, वो अप्रूव करता है, टैक्स अप्रूव करता है कितना टैक्स होना चाहिए और बजट्स कैसा होना चाहिए। वो कौन बनाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। एंड स्क्रूटनाइजिंग द गवर्नमेंट थ्रू क्वेश्चन एंड डिबेट्स, यानी गवर्नमेंट को स्क्रूटनाइजिंग भी करता है, चेक भी करता है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, थोड़े क्वेश्चन एंड डिबेट्स। ओके, क्वेश्चन और डिबेट जो होता है, जो अपोजिशन होता है इंग्लैंड में, वो भी बहुत उसकी बात सुनी जाती है। अगर आप कोई गलत काम करें, अगर अपोजिशन वाले क्वेश्चन उठा, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप देन यू हैव टू रिजाइन, आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि थ्रो क्वेश्चन है, अगर कोई आप बजट बनाए कुछ भी ना, आपको डिबेट में भी डिबेट का भी सामना करना पड़ेगा। होल्डिंग मिनिस्टर्स अकाउंटेबल एंड पोटेंशियली रिमूविंग देम विया वोट्स नो, कह रहा जो मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, जिम्मेदार होते हैं, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया, अगर जवाब नहीं दे पाए, देन दे हैव टू रिजाइन, उनको रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। Okay, हाँ yes, sir. हाँ यस सर, हाँ, यस सर। लिखिए की फंक्शंस एंड पावर्स, लिखिए की फंक्शंस एंड पावर्स। पहला लिखिए लेजिस्लेटिव पावर, इसका क्या पावर्स और फंक्शन है हाउस ऑफ कॉमन्स का? उसमें लिखिए लेजिस्लेटिव पावर, मेकिंग लॉज। इसमें लिखिए पहला प्रपोजेस, यानी पहला इसका क्या है? इसमें लिखिए मत, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। लेजिस्लेटिव पावर यानी कानून बनाने की ताकत या विधायी क्या शक्तियां, विधायी शक्तियां क्या है? पहली लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी शक्तियां क्या है उसमें? मेकिंग लॉज, यानी कानून बनाना। ये क्या काम करती है? कानून बनाती है। दे मेक द लॉज, प्रपोजेस अमेंड्स एंड पोजेस लेजिस्लेटिव बिल्स, यानी नए कानून के लिए प्रपोज भी करती हैं, कानून को चेंज भी करती हैं और नया कानून पास भी करती हैं। ठीक है, जी सर। यानी जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उससे ज्यादा इसको पावर होता है। ही हैज मोर पावर देन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, स्पेशली इन मेकिंग, जो है कानून बनाने में। ठीक है, ओके सर। दूसरा पावर है फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर ब्रैकेट में लिख लीजिए कंट्रोलिंग मनी। आप इसी पे डाल के छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे आज निकलना भी है। ठीक है, आज मुझे ट्रेन पकड़नी है, तो मुझे थोड़ा टाइम की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप लोग परेशान मत होइएगा, है ना? तो अगर बीच में शायद अगले हफ्ते भी शायद मेरा एक इंटरव्यू अगर होगा तो मैं शायद वो क्लास टालूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं कंफर्म बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं फिर अगले उसको ले लूंगा। आप लोग परेशान मत होइएगा, मेरे पास सब मटेरियल भी है और पूरा मैं सिलेबस अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। जब आप खत्म होगी मेरी 6 क्लास तब आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है,
ओके सर, ओके, इंशाल्लाह। हाँ ओके ओके ठीक है सर। ओके सर। ठीक है। और मैं लिखने उखने का भी ढंग और अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा असाइनमेंट्स, और उसका आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह सर हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह सर हाफिज अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह सर। ठीक।